Good morning. Today's topic is on Newton's third law of motion. According to new syllabus, this topic is not included in the syllabus. बट फर्दर टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये टॉपिक आगे कंटिन्यू करना होगा, तो इसीलिए न्यूटन्स के लॉ एंड लीनियर मोमेंटम ये टॉपिक हम यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे। और उसके बाद जो आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो हम कल से स्टार्ट करेंगे। नाउ let's start this topic. According to Newton's law, to every action there is equal and opposite reaction. हमेशा हमारे नेचर में जो फोर्स है वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती है, कभी सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, और यही न्यूटन्स का लॉ है। और हमेशा ये फोर्सेस टू बॉडी पे एक्ट करेंगे, दैट्स वाई वो हमेशा कभी एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होती। लेट्स स्टार्ट इट्स प्रूफ। सबसे पहले हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, फॉर एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। अब ए बी एंड बी ए क्या है? सबसे पहले है एफ ए बी, दैट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी ए बाय बॉडी बी, एंड एफ बी इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी बी बाय ए। हमेशा दो फोर्सेस एक दूसरे को, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे के ऊपर एक्ट करेंगी, और हमेशा ये इक्वल होंगी। इट मीन्स जितने अमाउंट से ए बी को अट्रैक्ट कर रहा है या फिर बी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, उतने से ही जो बी है वो ए को उतनी ही फोर्स के साथ उसको अप्लाई करेगा। नाउ डेल्टा P1 एंड डेल्टा P2, दीज आर द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ ए एंड बी, बट अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल चेंज इन मोमेंटम इज 0। इट मीन्स डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर ये दोनों 0 होंगे तो इस इक्वेशन में डेल्टा P1 मस्ट बी इक्वल टू माइनस डेल्टा P2। तो यहाँ से हमारे पास हम दोनों को डेल्टा T से डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे अब इस डेल्टा P से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी न्यूटन्स की सेकेंड लॉ बन गई, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, दिस डेल्टा P1 बाय डेल्टा T मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स। नाउ यहाँ पे हमने एक लिमिट अप्लाई की है। लिमिट अप्लाई से जो हमारा डेल्टा T है इट विल बी चेंजेस इनटू डी P2 बाय dt। दोनों ही डी और जो डेल्टा हैं दोनों ही सेम टर्म्स हैं, बट डेल्टा डी में और इसमें ये डिफरेंस है कि जो इसमें लिमिट है वो हम बहुत ही स्मॉल वैल्यू कंसिडर करते हैं, दैट इज़ डेल्टा अप्रोचेस टू वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। नाउ अब हमारे पास ये रिलेशन आ गया है। एफ़ को यहाँ पर हम डी पी बाई डी टी को एफ़ पुट करेंगे, सिमिलरली यहाँ पे भी। तो यहाँ से हमारे पास एफ़ ए बी इक्वल आया एफ़ बी ए। ये है न्यूटन्स का थर्ड लॉ कि दो फोर्सेस हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है द बुक केप्ट ऑन द टेबल। अगेन जितना वेट एक बुक टेबल के ऊपर लगा रही है दैट इज़ द वेट ऑफ द बुक, एंड इसको हम कहेंगे एक्शन। एंड इसके ऑपोजिट में जो टेबल का सरफेस है वो बुक के ऊपर फोर्स लगाता है, जिसे हम कहते हैं रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ वॉकिंग। वॉकिंग में भी सेम है, वो मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ। वॉकिंग में एक पर्सन ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाता है, दैट इज़ एक्शन, और इसके रिवर्स में जो ग्राउंड है पर्सन के ऊपर फोर्स लगाएगा, दैट इज़ रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज़ द हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम में यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे ये डायग्राम। इस डायग्राम में हमारे पास ये एक कार्ट है और आगे हमारे पास ये जो शो हो रहा है दैट इज़ द हॉर्स। नाउ सबसे पहले यहाँ पे जो W1 है वो है कार्ट का वेट विच इज़ बैलेंस्ड बाय द रिएक्शन R1। नाउ सिमिलरली जो हॉर्स का वेट होगा दैट इज़ W2 और इट इज़ बैलेंस्ड बाय द रिएक्शन R2। जो रिएक्शन है यहाँ पे कौन लगाएगा? ग्राउंड, दोनों केसेस में ही। तो यहाँ पे भी ग्राउंड पे रिएक्शन होगी और यहाँ पे भी ग्राउंड पे रिएक्शन होगी। नाउ अब जो R2 है इसको हम रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करके यहाँ पे दो कंपोनेंट आ जाएंगे। यहाँ पे जो R है ये R है क्योंकि जो हॉर्स है जो ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा है वो F1 है, और जो R है वो उसको बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पे जो R रिएक्शन है उसको हम कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं, R cos थीटा एंड R sin थीटा। R cos थीटा है, दिस कंपोनेंट help the horse to move forward and R sin theta will balance the weight of the horse। तो यहाँ पे हमारा हर एक कंपोनेंट का अलग अलग यूज़ है। तो हमारे पास इस तरह से हमने इसको रिजॉल्व कर लिया। तो अल्टीमेटली जो हॉर्स तभी मूव करेगा जब आपका R cos थीटा F से ज़्यादा होगा। F क्या है यहाँ पर? फ्रिक्शन बिटवीन द कार्ट एंड द ग्राउंड। तो अगर हमारे पास एक फोर्स
जब तक कि वो बैलेंस है तब तक कि उसमें कोई मोशन नहीं होगा। हॉर्स कार्ट को नहीं, उसके आगे ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता जिससे कार्ट मूव नहीं करेगा। वो तभी मूव करेगा हमारे पास अगर आर कोस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन टू द फ्रिक्शनल फोर्स। अगर वो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा तभी वो आगे फर्दर मूव करेगा। तो हमारे पास ये कंडीशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज़ द, तो ये हमारे पास इससे पहले टॉपिक में हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पोर्शन है, वो हम आगे सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ द थर्ड लॉ इज़ कंटेन्ड इन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यही वाला टॉपिक करेंगे। सेकेंड लॉ इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन। जो हमारे पास सेकेंड लॉ है उसी को हम रियल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, बिकॉज फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ कैन बी ईजिली एक्सप्लेन्ड बाय दिस लॉ। सो सबसे पहले हम करेंगे कि फर्स्ट लॉ इज़ कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ। तो सबसे पहले हमारे पास जो सेकेंड लॉ है दैट इज़ फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर यहाँ पे फोर्स जीरो है तो मास इंटू एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। फोर्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, या तो फोर्स अल्टीमेटली बैलेंस है या फिर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है या वो रेस्ट में है। इट मीन्स अल्टीमेटली हमें उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करनी पड़ रही। अगर हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो बॉडी में मोशन नहीं होगा। इट मीन्स एक्सेलरेशन मस्ट बी ज़ीरो। या तो बॉडी रेस्ट पर होगी या वो जिस स्टेट में है, या तो वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर होगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में होगी। ये एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अगर एक कार एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसको उसके स्पीड को चेंज करने के लिए हम कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। एंड ये क्या है हमारे पास, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो हमने सेकेंड लॉ से प्रूव कर दिया रिलेशन से, दैट इज़ एफ इज इक्वल टू एम ए। दैट इज़ अगर वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो बॉडी विल रिमेन इन इट्स स्टेट। तो दैट इज़ द फर्स्ट लॉ। सो फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ। नाउ सेकेंड, सबसे पहले यहाँ पर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं। लेट F1 इज़ द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इन टाइम डेल्टा टी एंड B एक्सर्ट रिएक्शन ऑन द A। तो हम यहाँ पे हम थर्ड लॉ प्रूव करेंगे अब बाय यूजिंग द सेकेंड लॉ। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेकेंड लॉ है दैट इज़ फोर्स इज इक्वल टू dp ओवर dt। तो यहाँ से हम चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ फोर्स इंटू डेल्टा टी। सेम वही है, f इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे पास मोमेंटम का रिलेशन आ गया। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, f1 इंटू डेल्टा टी। सिमिलरली हमें ए बॉडी में भी मोमेंटम चेंज फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ f2 इंटू डेल्टा टी। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम इज f1 इंटू डेल्टा टी प्लस f2 इंटू डेल्टा टी। नाउ अप्लाई हेयर द टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगी देन f1 इंटू डेल्टा टी प्लस f2 इंटू डेल्टा टी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हम इसको इक्वेशन को इक्वालिटी के उधर कंसिडर करेंगे। नाउ यहाँ पे डेल्टा टी दोनों स्मॉल टाइम है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास रिलेशन आ गया F1 इज इक्वल टू माइनस F2, दैट इज़ एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो हमारे पास ये है थर्ड लॉ जिसको हमने सेकेंड लॉ से प्रूव किया, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने सेकेंड लॉ का रिलेशन लेके चले और उसे हमने थर्ड लॉ हमने इससे प्रूव कर दी। दैट्स वाई सेकेंड लॉ इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द apparent weight ऑफ द मैन इन द लिफ्ट। apparent weight क्या होता है, जो किसी भी बॉडी का अगर हम सरफेस पे वेट कंसीडर करेंगे वो उसका एक्चुअल वेट होगा, बट द रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द बॉडी इज कॉल्ड द apparent weight ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे apparent weight क्या है, जो जनरली हम सरफेस है किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहा है रिएक्शन की तरह, तो हम उसे apparent weight कहेंगे। तो हर कंडीशन में हमारा जो एक्चुअल वेट है वो apparent weight के इक्वल नहीं हो सकता। सबसे पहले हम यहाँ पे ये कंडीशन कंसीडर करेंगे। यहाँ पे इस टॉपिक को कंसीडर करो। यहाँ पे कि सबसे पहले फर्स्ट है हमारे पास लिफ्ट एट रेस्ट। अगर हमारे पास कोई लिफ्ट रेस्ट पर होगी तो क्या होगा उस केस में, जो हमारा वेट है वो रिएक्शन दोनों बैलेंस होंगे, वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो हमारा अल्टीमेटली जो हमारा रिएक्शन है वो हमारे वेट को बैलेंस करेगा। इस कंडीशन में अपरेंट वेट और एक्चुअल वेट सेम होंगे। नाउ हमारे पास सेकेंड है द लिफ्ट इज़ मूविंग अपवर्ड। अब जो लिफ्ट है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो इस केस में एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इस केस में जो हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो हमारे वेट को बैलेंस करेगी। जो हमारा एक्चुअल वेट है इस केस में वो हमारा एक्चुअल अपरेंट वेट के इक्वल होगा। नाउ अब हम कंसीडर करेंगे थर्ड केस। नाउ लिफ्ट इज़ मूविंग अपवर्ड
विद सम एक्सेलरेशन ए। अब जो लिफ्ट है वो कुछ एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेट कर रही है, तो वेलोसिटी वेरिएबल होगी। दो एक्सेलरेशन है, इट मस्ट बी लेस देन जी, क्योंकि जी एक्सेलरेशन अर्थ का अट्रैक्शन है, तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन उससे बहुत ही लेस होगा। बट यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन आएगी हम ये कंसिडर करेंगे, क्योंकि बॉडी का अल्टीमेटली जो मोशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और वो जो अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन होगा वो किसकी वजह से होगा, जो रिएक्शन और वेट यहाँ पर हैं वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों को हम माइनस करेंगे जिससे हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। तो आर माइनस एम जी मस्ट बी इक्वल टू द मोशन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ से आर और एम जी दोनों अपोजिट हैं, तो हम दोनों को माइनस करेंगे और इसका जो अल्टीमेटली ये किसके इक्वल होगी, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो एपरेंट वेट है इट मस्ट बी ग्रेटर देन द एक्चुअल वेट। नाउ नेक्स्ट इज द लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। अगर हमारे पास जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेटिंग अपवर्ड करेगी विद जी, मतलब पहले वाली केस में यही डिफरेंस है, दोनों सेम है, बस फर्स्ट वाली केस में ये है कि वहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो लेस देन जी है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जी के इक्वल है। तो इक्वेशन बिल्कुल सेम रहेगी जैसे थर्ड में थी, आर माइनस एम जी मस्ट बी इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से हमारे पास आर आ गया 2mg, मीन्स यहाँ पे ज़्यादा रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एपरेंट वेट मस्ट बी इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ एक्चुअल वेट। इट मीन्स जो वेट है, जितना ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेट है वो उससे ज़्यादा फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। नाउ नेक्स्ट इज़ द केस, अब हमारे पास नेक्स्ट है डाउनवर्ड मोशन में। डाउनवर्ड, अब जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन मस्ट बी लेस देन जी, इक्वेशन उल्टा हो जाएगा। अब हम वेट में से आर माइनस होगा क्योंकि वो डाउनवर्ड जा रही है, तो एम जी माइनस आर मस्ट बी इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे जो एपरेंट वेट है इट मस्ट बी लेस देन एक्चुअल वेट। जो हमारा एपरेंट वेट होगा, वैसे भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, एक लिफ्ट में जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारी बॉडी हैवी फील होती है, जब हम नीचे आते हैं तो थोड़ा लाइट वेट फील होती है। नाउ नेक्स्ट इज़ द लिफ्ट एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड विद जी। नाउ यहाँ पर क्या होगा, ए जी के इक्वल होगा, सेम इक्वेशन होगी, बट यहाँ पे जो आर है हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। इसे हम वेटलेसनेस कंडीशन भी कहते हैं। वेटलेसनेस का मतलब यही होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो फ्रीली फॉल हो रहा है, उसको हम वेटलेसनेस कहते हैं। आप ये भी एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो कि एक फ़ैन है, फ़ैन पे मैंने थ्रेड से मैंने कोई बॉल हैंग कर रखी है, अगर मैं वो थ्रेड को वहाँ से तोड़ दूँ तो जो बॉल है वो नीचे जो जिस फोर्स के साथ नीचे आएगी वो वेटलेसनेस, मतलब आप ये कह सकते हो कि जो उसमें जो उसका वेट होगा वो बिल्कुल ही 0 होगा, उसे हम वेटलेसनेस कंडीशन कहते हैं।